मानव भूगोल में तीन विचारधाराएं प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। ये हैं वातावरण निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। निश्चयवाद के समर्थकों का विचार ये है कि वातावरण ने मानव के कार्यों की सीमाओं का निर्धारण किया है, जबकि संभववाद के विचारक मानते हैं कि मानव वातावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है। और तीसरी विचारधारा इन दोनों के मध्यम मार्ग की है, वो है नवनिश्चयवाद। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वातावरण निश्चयवाद का। वातावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव जीवन के क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इसके बारे में प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता, भारत के भूगोलवेत्ता और बाद के अंदर जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने इस विचारधारा को विकसित किया है। और इन भूगोलवेत्ताओं में मुख्य रूप से कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेडज़ेल आदि प्रमुख थे। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा में वातावरण को और इसके तत्वों को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कि वातावरण में या फिर किसी प्रदेश की जो भी स्थिति है, वहाँ का जो भी संरचना, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, संसाधन, खनिज आदि, वनस्पति, जीव जंतु हैं, उन सब के द्वारा मनुष्य के निवास, जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, उसके शारीरिक, उसके स्वास्थ्य, उसके भोजन, वस्त्र, आवास और आर्थिक क्रियाकलापों सहित सामाजिक संगठन और संस्कृति को निश्चित किया जाता है। अर्थात ये प्राकृतिक या वातावरण की शक्तियाँ मनुष्य के क्रियाकलापों को न केवल प्रभावित करती हैं अपितु निश्चित भी करती हैं। अब इसके समर्थकों के अंदर दूसरे हैं कुमारी सैमपुल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। इसी तरह से अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन भी वातावरण निश्चयवाद के समर्थक थे। इन्होंने अपने अपने भौगोलिक ग्रंथों के अंदर निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि जो गर्म प्रदेश होते हैं, आर्द्र क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर चावल, गन्ना, रबड़, जूट, नारियल, चाय आदि का उत्पादन होता है और इस उत्पादन के अनुसार ही मानव वर्ग के भोजन, मानव का वस्त्र, उसके आवास और उसके क्रियाकलाप, उद्योग आदि निश्चित होते हैं। इसी तरह से अगर हम समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों का उदाहरण लें तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, जई, चुकंदर, अलसी, सोयाबीन आदि होते हैं। इस उत्पादन के अनुसार मनुष्य का रहन सहन निश्चित होता है, प्रभावित होता है। और जो ठंडे क्षेत्र हैं, टुंड्रा जैसे अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में कोई फसल नहीं उत्पादन किया जा सकता, वहाँ पर उन लोगों को भोजन के लिए पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। सील मछली, बारहसिंगा, इनके मांस, खाल और हड्डियों आदि से ही वो भोजन, वस्त्र या अपने आवास या परिवहन की जो सलेज गाड़ी वगैरह है वो प्राप्त करते हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर वहाँ पर पशुचारण किया जाता है। और ऐसे ही तटीय प्रदेशों में हम जानते हैं कि जो नाविक होते हैं वो बड़े ही कुशल होते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पर्वतारोही, जो कि वहाँ पर पर्वतारोहण के अंदर बड़े कुशल माने जाते हैं। और साथ साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि फसल उत्पादन की सीमाएं बड़ी सीमित होती हैं, अतः वहाँ पर पशुचारण किया जाता है। अब ये जो विचारधारा निश्चयवाद की थी, इसको एक अतिवादी विचारधारा माना गया और इसकी आलोचना भी हुई। और इसकी आलोचना के फलस्वरूप
फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद का विकास हुआ और इसकी आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा कि जिस तरह से सिंचाई की सुविधा बढ़ने से, सिंचाई का विकास होने के कारण से जो फसलें हैं अब उनके अंदर परिवर्तन देखा जा सकता है, या इस तरह से कहें कि जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आसानी से फसलें उगाई जा रही हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है राजस्थान के पश्चिम के अंदर जो मरु प्रदेश है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा किस प्रकार से फसल उत्पादन किया जा रहा है। ऐसे ही जो अति उष्ण प्रदेश हैं वहाँ पर उन क्षेत्रों के अंदर जो वात अनुकूलित इस प्रकार के एसी वगैरह लगाकर मकानों को रहने लायक बनाया गया है ताकि जलवायु की कठोरता से बचाव किया जा सके। और इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दिए हैं जिसके द्वारा ये बताया गया है कि ये सभी मानव के ऊपर प्रभाव अवश्य डालते हैं, लेकिन मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों को ये निश्चित या निर्धारित नहीं करते हैं। अतः इस प्रकार से इस विचारधारा के बारे में बताया गया और वर्तमान के अंदर नवनिश्चयवाद की विचारधारा अधिकांश विद्वान मानते हैं। धन्यवाद।